जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज काफ़ी डिले से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि दिन में काफ़ी बिजी था। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को देखो। ये न्यूज़ पे लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कई दिन से डिस्कस कर रहा हूँ। कई बार हमने डिस्कस किया है दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर के, और मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप सभी के पास दिल्ली एयर पोल्यूशन का एक कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए। दिल्ली एयर पोल्यूशन का क्या रीजन है, दिल्ली एयर पोल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है, दिल्ली एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या स्टेप उठाया। तो एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए स्टेप, एयर पोल्यूशन का रीजन और एयर पोल्यूशन का कारण, सारे के सारे पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए और एक नोट होना चाहिए, कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए आपके पास। देखो ये जो है, इसको मैंने एक इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था इस न्यूज़ को, और इसको टिक करके मैंने पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे। आप में जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जा करके ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा विजडम एजुकेशन सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर के ज्वाइन कर ले। जो इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट होता है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। जैसे अभी न्यू ड्रोन पॉलिसी के बारे में मैं पढ़ रहा था, आज ही के पेपर में डिस्कस है, एडिटोरियल है उस पर। तो न्यू ड्रोन पॉलिसी पे सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाया है, इसको लेकर के एक वीडियो आया था। आई थिंक संसद टीवी के द्वारा उसको पोस्ट किया गया था। राज्यसभा टीवी पे पहले था, अब संसद टीवी हो चुका है। तो वो वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया। तो कोई कंटेंट मुझे अच्छा लगता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, इसलिए जा करके जरूर ज्वाइन कर लें। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे जो भारत में कहीं ना कहीं ड्रग्स की तस्करी बढ़ रही है। पिछले कुछ समय से लगातार ड्रग्स के बारे में हम सुन रहे हैं, और उसका रीज़न है कि अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी। अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है, अफगानिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ड्रग्स को प्रयास कर रहा है वो लोग दूसरे देश को भेजा जाए। अभी 120 किलो ड्रग्स गुजरात में मिला है। इससे कुछ दिन पहले, आई थिंक एक महीना पहले, आपने सुना होगा कि 3000 किलोग्राम ड्रग्स जो है बंदरगाह पे पाया गया था, यानी शिप के माध्यम से आया था। तो ये सारे के सारे चीज़ अभी हो रहे हैं, इसलिए ड्रग्स को रोकने के लिए सरकार अभी पर्याप्त कदम उठा रही है। अब देखो ये वनडे एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रीडेटर ड्रोन किस देश का ड्रोन है। तो प्रीडेटर ड्रोन सिस्टम जो है, ये जो ड्रोन आपको दिख रहा है, ये ड्रोन बेसिकली है आपको अमेरिका का ड्रोन है। इसका नाम है प्रीडेटर ड्रोन। ये हम परचेज कर रहे हैं यूएसए से। यूएसए और इंडिया के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर के कई सारे काम हो रहे हैं, तो उसी का एक पार्ट में इसको देख सकते हो। प्रीडेटर ड्रोन हम परचेज कर रहे हैं यूएसए से। और यूएसए अभी देखो इम्पोर्टेंट क्यों है ड्रोन हमारे लिए वर्तमान में। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमें जो लद्दाख के पास जो हमारा गतिरोध चल रहा है चीन के साथ, तो वहाँ पे निगरानी रखने के लिए हमारे लिए ड्रोन इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से सिक्किम के क्षेत्र में या अरुणाचल के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं हमारा गतिरोध चलता है चीन के साथ। तो इन सारी जगहों पे हमें निगरानी रखने के लिए ड्रोन की आवश्यकता है, और इसलिए हमने प्रीडेटर ड्रोन यूएसए से परचेज किया। अब देखो ये जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटी सेक्शन के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। अभी मंत्रिमंडल में टोटल 77 मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी 77 मंत्री हैं, 77 मंत्री हैं। इनको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया, और प्रत्येक ग्रुप को 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया, और प्रत्येक ग्रुप को जो है वो टास्क दिया गया है कि कुछ योजना जो देश में चल रही है, कुछ परियोजना जो देश में चल रही है, उसका निगरानी आप देखिए। तो 8 ग्रुप में 77 मंत्री को डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक ग्रुप को जिम्मेदारी दिया गया है कि देश में चल रही परियोजनाओं पे आप निगरानी रखिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अच्छा कदम है। दल बदल कानून की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने की जरूरत। देखो दल बदल कानून के बारे में चूंकि पेपर में डिस्कस है, इसलिए आपको डीपली इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको लक्ष्मीकांत की बुक में दल बदल कानून आपको मिल जाएगा। 10th अनुसूची में दिया गया है, 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया था। 1985 में ये आया था।
तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, दल बदल कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जाकर के बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है लक्ष्मीकांत की बुक से आप पढ़ लें। और दल बदल कानून के बारे में जब आप पढ़ोगे, देखो बेसिक पहले आइडिया अगर आपको आएगा दल बदल कानून के बारे में, तो उसके बाद और रिसर्च करना, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका ये हो जाता है कि दल बदल कानून में अभी तक क्या क्या ड्रॉबैक है और उन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकता है और क्या क्या प्रयास किया जा चुका है। दोनों चीज़, सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है, दल बदल कानून के जो ड्रॉबैक है उनकी कमजोरियों को दूर करने का क्या प्रयास किया है सरकार ने, और साथ ही साथ अगर आप क्या क्या सुझाव देते हैं सरकार को कि क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए दल बदल कानून में सुधार को लेकर के। डायरेक्टली वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, सील वर्धन सिंह CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, तो CISF के महानिदेशक बने हैं सील वर्धन सिंह। CISF का बेसिकली काम यह है कि जो औद्योगिक सेक्टर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF की है। CISF गृह मंत्रालय के तहत आता है और इनके महानिदेशक बने हैं सील वर्धन सिंह। देखो कमलापति PPP मॉडल पे बना पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, ये जो स्टेशन बना है रेलवे स्टेशन बना है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। ये PPP मोड क्या होता है, PPP मोड, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब पब्लिक यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर किसी परियोजना पे काम करते हैं तो उसे कहा जाता है PPP मॉडल, यानी सरकारी और निजी भागीदारी से बने हुए मॉडल को PPP मॉडल कहते हैं। और ये भोपाल में बना है, देश का पहला PPP मॉडल पे आधारित रेलवे स्टेशन बना है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो है मध्य प्रदेश में। काफ़ी सुंदर दिख रहा है। कश्मीर के केसर निजामी ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित, तो कश्मीर के हैं केसर निजामी, ग्रैमी अवार्ड के लिए इनका नॉमिनेशन किया गया। देखो क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये भी न्यूज़ है और साथ ही साथ ये न्यूज़ है, इनको भी पढ़ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में 2 दिन से मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक संसदीय समिति बनी थी और ये संसदीय समिति सरकार को सुझाव देगी कि क्रिप्टो करेंसी का आखिर करना क्या है। हालांकि ये समिति जो है अभी सरकार को सुझाव नहीं दिया, लेकिन मोटे तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी नियमन के दायरे में लाने का समय आ गया है ताकि इस क्षेत्र पे सरकारी सारी विसंगतियां को दूर किया जा सके। देखो क्रिप्टो करेंसी को आप रोक नहीं सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसका नियमन कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं और रेगुलेट करने के लिए इस पर एक लॉ लेकर आना होगा। और यही कहा गया है इस समिति के मीटिंग में, ये कहा गया, ऐसा नहीं कि ये समिति अभी सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन इस समिति के मीटिंग में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी को नियमन की आवश्यकता है। और ये समिति जो लीड किए थे जयंत सिन्हा जी लीड किए थे, इस समिति के अध्यक्ष थे जयंत सिन्हा जी। संसदीय समिति थी, वित्त मंत्रालय के तहत वित्त मंत्रालय की संसदीय समिति थी। इसको भी एक बार देख सकते हैं, किसी भी झटके को सहने में सक्षम है देश, RBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। देश को मिल सकती है पहला महिला CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो भारत के थे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो सकता है या तो पूनम गुप्ता हो या गीता गोपीनाथ हो। गीता गोपीनाथ का आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा, IMF के साथ ऑलरेडी ये जुड़ी हुई थी। विकास का जरिया बन रही नदियाँ। देखो ये जो एडिटोरियल पढ़ोगे, हालांकि ये एडिटोरियल बहुत अच्छा लिखते हैं, भरत झुंझुनवाला का एडिटोरियल मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल लिखते हैं, लेकिन ये एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा डिस्कस इन्होंने नहीं किया नदी किस तरह से विकास का जरिया बन सकती है। इन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट को लेकर के, जो गुजरात में डेवलपमेंट हुआ तो उनको, या अहमदाबाद में जो डेवलपमेंट हुआ साबरमती रिवर फ्रंट को लेकर के, तो उनके पर्सपेक्टिव में ये डिस्कस किया।
लेकिन नदी विकास का जरिया बहुत सारे रीजन से बन सकती है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, बहुत सारा मल्टी डायमेंशनल में इसमें आप सोच सकते हो। नदी पे जो है, जो इनलैंड वाटर के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको भी काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी नदी के द्वारा व्यापार को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आप रोड पे जाके मानते हैं कि कोई सामान भेजना है कहीं, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप जो भेजते हैं देश के अंदर अगर कोई सामान भेजते हैं तो वैसे कंडीशन में आप ट्रेन से भेजते हैं, या वैसे कंडीशन में आप जो भेजते हैं मार्शली वगैरह से भेजते हैं, ट्रक वगैरह से भेजते हैं। लेकिन नदी के द्वारा बहुत कम सामान देश में एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। तो इसको भी लेकर के इनलैंड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और चाइना ऑलरेडी, चाइना का अगर आप देखोगे, चाइना का लगभग 50% के आसपास, आई थिंक 45% है। चाइना का जितना इंटरनल ट्रेड होता है उसका 45% ट्रेड जो होता है वो इनलैंड वाटर से होता है। और भारत का जितना इंटरनल ट्रेड होता है उसका 10% भी इनलैंड वाटर से नहीं होता। तो नदी विकास का जरिया बन सकती है, उसके लिए इनलैंड वाटर को भी हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। टूरिज्म हमको डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे पटना में मैं देख रहा हूँ कि गंगा किनारे जो है रिवर फ्रंट बन रहा है, गंगा किनारे एक फ्रंट, अच्छा सा फ्रंट बन रहा है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे टूरिस्ट जो विजिट कर रहे हैं, गंगा किनारे घूमने में आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो लोग काफ़ी घूम रहे हैं। तो इस तरह से डेवलप किया जा रहा है। तो सिर्फ साबरमती रिवर फ्रंट को लेकर के इन्होंने जो अपनी राय रखी है, तो मुझे लगता है कि नदी के डेवलपमेंट का कई सारा आई थिंक बेस हो सकता है। हालांकि इसको पढ़ें आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आप लोग भी एक्सेस करें। आप लोग खुद सोचें कि नदी के विकास को लेकर के क्या आपके पास 10 पॉइंट है कि नदी के विकास किस तरह से कर सकते हैं। इसको भी एक बार देख सकते हैं। देखो, इस एडिटोरियल जो दिया हुआ है इस पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि भारत सरकार जो हाल फिलहाल में भुखमरी की रिपोर्ट आई थी, 101वीं रिपोर्ट, 101वां स्थान भारत को मिला था। यानी 116 देशों में 101 स्थान पे भारत रहा था। जो भुखमरी की सूचकांक आई थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो जारी किया गया था, उसमें भारत का स्थान काफ़ी खराब कंडीशन था। हालांकि इस तरह से खराब कंडीशन भारत में है नहीं, ये कहना है राइटर का। जिस तरह से रिपोर्ट में शो किया गया उस तरह से खराब कंडीशन भारत में नहीं है। अब देखो इसका ड्रॉबैक क्या था। हालांकि इसको पढ़ना आप लोग पूरा, लेकिन मैं बेसिक डिस्कस कर देता हूं। इस रिपोर्ट का ड्रॉबैक क्या था, और इस पॉइंट पर ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है दो संस्थाएं। एक तो जर्मनी की संस्था है वेल्थ हंगर हिल्फे, ये प्रकाशित करती है, और एक और संस्था प्रकाशित करती है। दो संस्था बेसिकली मिलकर ये रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। अब जो ये संस्था है, ये संस्था बेसिकली अपना डाटा जो लेती है, मान लेते हैं भारत में कितना भुखमरी है नहीं है, इसका जो डाटा लेती है वो लेती है FAO से, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से लेती है। FAO जो है अपना डाटा जो लेता है, जिस डाटा के आधार पे FAO रिपोर्ट प्रकाशित करता है, वो लेता है गैलोप नाम के एक NGO से लेता है, या गैलोप नामक की एक प्राइवेट संस्था से लेता है। अब गैलोप सर्वेक्षण करवाता है इंडिया में, मान लो। और गैलोप सर्वेक्षण कैसे करवाता है? गैलोप सर्वेक्षण करवाता है नॉर्मली वो फ़ोन कॉल के माध्यम से करवाता है। जैसे मान लेते हैं कि पूरे इंडिया में वो 4000 फ़ोन कॉल किया, 4000 लोगों से बात किया, और उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया। तो क्या पूरे भारत की जो आप रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं, पूरे भारत को आप 101 नंबर पर रख रहे हैं? क्या 4000 कॉल के माध्यम से या 4000 लोगों के इंटरेक्शन के माध्यम से भी? इनफैक्ट चूँकि वो लोग इंडिया नहीं आ रहे हैं, गैलोप की जो संस्था है वो लोग इंडिया में आकर के यहाँ पे फिजिकल रूप से सर्वेक्षण नहीं किया इन्होंने, ये सिर्फ फ़ोन पे सर्वेक्षण किया। तो क्या फ़ोन पे 4000 लोगों से बातचीत करने के बाद जो आप पूरे भारत के लिए आम राय बना सकते हैं? क्या 4000 लोगों के जो दृष्टिकोण है वो पूरे भारत की दृष्टिकोण हो सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी ड्रॉबैक को ये शो कर रहे हैं कि जो ये रिपोर्ट प्रकाशित होता है, भारत सरकार को निश्चित तौर पे इस रिपोर्ट पे संज्ञान लेते हुए इस रिपोर्ट पे आई थिंक इमीडिएटली कंसर्न जाहिर करना चाहिए कि आप लोग जो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं उसमें जो डाटा आप लेते हैं, डाटा का आपका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, तो किस तरह से आप रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं? और यहाँ पे चीन जैसा देश चालबाजी काफ़ी करता है। जैसे गैलोप एक मान लो प्राइवेट कंपनी है, गैलोप को चीन ने पैसा दे दिया कि आप एक काम करें कि इंडिया का रिपोर्ट ख़राब कर दें, तो वो ख़राब कर सकता है इंडिया का रिपोर्ट। तो इस तरह से कई सारे विश्व में संस्थाएं जिसको चीन ने पैसा दे करके इन्फ्लुएंस करके आप इंडिया का रिपोर्ट ख़राब करवाया या अपना रिपोर्ट बेहतर बनवाया। इसका उदाहरण मैं ताज़ा उदाहरण आपको देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फेक बोल रहा हूँ इस पर।
इसका जेन्युइन में बोल रहा हूँ, और इसलिए जेन्युइन बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती थी, अब सोचो विश्व बैंक को वो इन्फ्लुएंस कर रहा था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने अपना प्रकाशन बंद कर लिया। जब वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को चीन ने पैसा दे करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन्फ्लुएंस करते थे, अपने रैंकिंग को इम्प्रूव करवाते थे, और फाइनली वर्ल्ड बैंक ने इस बात को एक्सेप्ट किया और फाइनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बंद कर दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, क्योंकि विश्व के समक्ष ये लोगों को पता चल गया कि चीन पैसा दे करके इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब वर्ल्ड बैंक को चीन इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये जो छोटी छोटी इंस्टीट्यूट है जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है, गैलोप जैसी संस्था जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, उसको प्रभावित करना या उसको पैसे देकर खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इस तरह सारे रिपोर्ट के ऑथेंटिकेशन पे राइटर सवाल उठा रहे हैं, और देश में भी कहीं न कहीं लोगों के समक्ष ये सवाल उत्पन्न हो रहा है, क्या विश्व के कई सारी जो रिपोर्ट है, क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं अथवा नहीं। देखो, इसको ड्रोन को लेकर के ऑलरेडी जो है एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है टेलीग्राम चैनल पे, उसको जाकर के देख लेना। संसद टीवी के द्वारा वो वीडियो निकाला गया था, या संसद टीवी पे चर्चा था। ड्रोन को रेगुलेट करने की पॉलिसी सरकार लाई थी और उसी पॉलिसी पर जिक्र किया गया था। तो थोड़ा सा बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको। ड्रोन को बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक नैनो ड्रोन होता है जो 250 ग्राम से कम होता है। नॉर्मली शादी ब्याह वगैरह में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे जो ड्रोन घूमता रहता है वो नैनो ड्रोन के कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है 250 ग्राम से लेकर के 2 किलो तक होता है, वो माइक्रो होता है। तीसरा होता है 2 किलोग्राम से लेकर के 25 किलोग्राम तक। चौथा होता है मीडियम जो 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है। और पांचवा लार्ज कैटेगरी होता है जो 150 किलोग्राम से अधिक होता है। अब देखो, इसमें जो है स्पेस का भी चुनाव किया गया है, कहाँ पे ड्रोन उड़ेगा कहाँ पे नहीं उड़ेगा। जैसे रेड जोन होगा तो रेड जोन पे जो है ड्रोन उड़ाने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। नो ड्रोन जोन होगा, नो ड्रोन जोन में जो है ड्रोन का संचालन की अनुमति नहीं होगा। दोनों में अंतर है, रेड जोन और नो ड्रोन जोन में अंतर है। रेड जोन में जो है जो वहाँ पे नियुक्त अधिकारी है वो ड्रोन उड़ा सकते हैं। मसलन राष्ट्रपति भवन रेड जोन में आएगा। राष्ट्रपति भवन में आप जाकर के ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति भवन के जो अधिकारी होंगे वो वहाँ पे ड्रोन उड़ा सकता है। तो इसलिए अंतर है, रेड जोन में वहाँ के अधिकारी उड़ान उड़ा सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पे उड़ान नहीं उड़ा सकता है। लेकिन नो ड्रोन जोन में कोई नहीं उड़ान उड़ा सकता। जैसे लद्दाख का क्षेत्र होगा या कहीं बहुत सारा पहाड़ी का क्षेत्र होगा, वहाँ पे कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता। येलो जोन है, येलो जोन में नियंत्रित हवाई क्षेत्र है। उड़ान भरने से पहले या उड़ाने से पहले, आपको ड्रोन खरीदे हो आपको उड़ाना है तो उड़ाने से पहले वहाँ पे आपको अनुमति लेना आवश्यक होगा। और ग्रीन जोन में आप उड़ान उड़ा सकते हैं या ड्रोन आप उड़ा सकते हैं। अब देखो, इसी जो है ड्रोन पॉलिसी में 250 ग्राम से अगर ऊपर का ड्रोन है तो उसके लिए कई सारे नियम का प्रोविज़न किया गया है, कई सारी बातों के डिस्कस किया गया है 250 ग्राम से ऊपर के ड्रोन के लिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लेना और साथ ही साथ वीडियो देख लेना जो मैंने पोस्ट किया है, संसद टीवी का वीडियो है। इसको भी देख सकते हैं आप लोग, इसको भी जरूर देखें। जागरण विशेष पर मैं देख रहा हूँ प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें पोस्ट किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये जागरण विशेष जरूर देखें, डेली देखें। देखो, बाइडेन और जिनपिंग की आज मुलाकात हुई। मुझे पता नहीं, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है कि क्या उनके बीच में डिस्कस हुआ या क्या चर्चा हुआ। कल मैं डिस्कस कर दूंगा कि बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई है उसको लेकर के क्या प्रोग्रेस हुआ है। अगर कल पेपर में आएगा तो मैं डिटेल से चर्चा कर दूंगा। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस है जो अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश के विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन बांग्लादेश फतह हुआ था, या बांग्लादेश की शुरुआत हुई थी, आज़ाद हुआ था बांग्लादेश 16 दिसंबर को। तो बांग्लादेश विजय दिवस मनाया जाता है आपको 16 दिसंबर को। इस दिन बांग्लादेश जो है ऑलरेडी 50 वर्ष कंप्लीट कर चुका। बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष हो चुके हैं। तो वहाँ की जो समारोह होगा उस समारोह में हमारे देश के राष्ट्रपति शामिल होंगे और राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले 22 मार्च 2021 को प्राइम मिनिस्टर भी बांग्लादेश के जो समारोह हुआ था उस समारोह में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने
यात्रा की थी वहाँ पे शामिल हुए थे वो। तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, इस पर भी नज़र होनी चाहिए। कोयला के उपयोग को कम करने के भारत के सुझावों के पक्ष में है चीन। तो COP26 में भारत ने सुझाव दिया है कि कोयला के उपयोग को कम किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग से हमें निजात पाया सके या ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके पक्ष में चीन भी दिखाई दे रहा। चलो इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल डिटेल से डिस्कस कर दूंगा और मॉर्निंग में ही 10 बजे तक कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड कर देने का। चलिए, थैंक यू सो मच।